आया था लास्ट अध्याय में, बड़ा इंटरेस्टिंग है नाम, द मंकी एंड द कोकोनट। यस। सो मंकी कहीं के चले जा। उसमें एक्चुअली उस हर चैप्टर के नीचे उन्होंने उस चैप्टर का मेन जो वो लिखा हुआ है कि इसमें हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का जो द मंकी एंड द कोकोनट, इसमें उन्होंने लिखा है, इज इट रियली पॉसिबल टू लिव अ लाइफ ऑफ डिटैचमेंट। तो क्या ये संभव है कि जैसा कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है या फिर गीता में लिखा हुआ है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा न रखो, एंड डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम यू नो डिजायर्स, जो आपके मन की इच्छाएं हैं उससे। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वो है, टॉपिक है। तो इसको शुरू करते हैं। द टाइमलेस वेदास एंड मेनी philosophical treatises talk about detachment and equanimity for a peaceful life। जो अनंत काल से जो वेद और जो दर्शन की जो भी लेख हैं या उनके बारे में जो बातें कही गई हैं, जो उसमें लिखी गई हैं अबाउट डिटैचमेंट एंड इक्वानिमिटी, मतलब कि संतुलन और जैसे कहते हैं कि उसका आपको किसी चीज़ की डिज़ायर ना हो, तो क्या वैसी ज़िंदगी जी जा सकती पीसफुल लाइफ के लिए? क्या वो ज़रूरी है? इज़ इट प्रैक्टिकल डूएबल? ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डिटैचमेंट आई वंस रिसीव द फॉलोइंग कमेंट, कोटिंग वर्बैटम। मतलब सर कह रहे हैं कि ओम स्वामी जी की, इज़ इट प्रैक्टिकल, क्या ये जो है ऐसा किया जा सकता है, सभी लोग कर सकते हैं ऐसा? क्या ये जो सब्जेक्ट ऑफ डिटैचमेंट है उसके ऊपर उनको किसी ने कुछ कमेंट किया था, कुछ बोला था, तो वो वर्बैटम मतलब कि शाब्दिक बिल्कुल वैसे का वैसा उन्होंने यहाँ पे लिखा है। वो कह रहे, वी हैव सो मेनी हार्मोन्स, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स working with our day to day psychology, and there are gurus who say, oh, give up this and give up that. So, जो भी कमेंट कर रहा है वो कह रहा है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, जो वो हैं फैक्टर्स हैं, उसको डेली मतलब दिनचर्या में हमारी जो है उसमें डे टू डे दिनचर्या में उसकी साइकोलॉजी जो पढ़ाई जाती है उसमें कहा जाता है, गुरु कहते हैं कि अरे इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। क्या ये पॉसिबल है? इवन दे नो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटैच विथ योर प्लेजर। और ये जो गुरु ऐसा बोलते हैं उनको ये पता है कि ऐसा किया नहीं जा सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर भी वो बोलते हैं कि आप अपने को इन चीज़ों से डिटैच रखो, प्लेजर से, टेस्ट से, डिज़ायर से, मतलब कि खुशी से, आपके जो भी टेस्ट बड है उससे। बट दे कीप इंसिस्टिंग ऑन दीज थिंग्स बिकॉज दे नो दैट इट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल टू डिटैच। वो आगे कहता है कि वो इंसिस्ट तो करते रहते हैं, मतलब बार बार वो इस चीज़ को बोलते रहते हैं, बट उनको खुद पता है कि ऐसा एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। ये हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है और हमारी साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है। मैम इसमें आप कुछ बोलेंगे? वन पैराग्राफ इज फिनिश्ड। प्रशंसा जी आप म्यूट पे हैं। ओके। सर थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, अभी जी। पूरा उसका जो एसेंस निकल के अभी आ नहीं रहा। This is the centuries old trick that gurus have been playing with their followers to sustain their power.
तो वो कह रहे हैं कि इस मतलब सदियों पुरानी एक तरह से ट्रिक है, कलाकारी है गुरुओं की, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए। तो गुरुजी बोलते हैं उसको, जब उसने ये प्रश्न किया तो उससे बोलते हैं, एक्चुअली इस तरह के जो स्वाध्याय होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, मैंने अटेंड करे हुए हैं, और बहुत ही मतलब उनके जो आंसर होते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से देते हैं। और जब मैं वहाँ बैठा हुआ था स्वाध्याय के टाइम पे, मतलब डिस्कोर्स के टाइम पे शाम को, तो एक कमरा है जिसमें मुश्किल से 100 लोग आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, मे बी लेस। और गुरुजी आते हैं और वहाँ पर ये होता है, कुछ मतलब वो किसी टॉपिक पे बोलते हैं और प्रश्न करा जाता है। तो उस दिन क्या हुआ कि गुरुजी जहाँ थे उसके जस्ट सामने एक बच्चा बैठा हुआ था, छोटा सा बच्चा था। तो गुरुजी ने उससे बोला कि आज सबसे पहले ये बच्चा प्रश्न करेगा। तो और बच्चे ने इतना जबरदस्त प्रश्न किया, उसने बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा कि गुरुजी हम इस संसार में क्यों आए हैं। एंड पूरा जो हॉल था वो सन्नाटे में आ गया कि एक छोटा सा बच्चा और वो ऐसा प्रश्न कर रहा है। तो उसका जवाब गुरुजी ने उसको दिया उस समय बहुत अच्छे से, एंड देन ही वेंट ऑन। पहले बच्चों के उसमें दिया कॉन्टेक्स्ट में कि यहाँ हम खेलने आए हैं, मज़े करने आए हैं। फिर वो बड़ों पे आ गए, बिकॉज ही हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो वो कहने लगे और एक दूसरे से लड़ने भी आए हैं, एक दूसरे की चुगली करने भी आए, ऐसे फिर उन चिटकारी लेनी शुरू कर दी। तो बड़ा अच्छा, बट वो क्वेश्चन आंसर राउंड वहाँ पर इस तरह से होते हैं, और उसी का एक एक्सट्रैक्ट उन्होंने यहाँ पर दिया है जो मैंने भी पढ़ा, कि जिसमें कोई पूछ रहा है उनसे कि भाई हमारे जो फिजिकल डिज़ायर्स हैं, जो हमारे हार्मोन्स हैं, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उन सब को आप कह रहे हो कि एक तरफ कर दें और हम डिटैच हो जाएं चीज़ों से, तो ये कैसे संभव है। और ये सारी चीज़ें जो हैं गुरु इसलिए बोलते हैं कि लोगों को करने से, उन्हें भी पता है कि कर नहीं सकते, बट अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि आई हियर यू, मैंने तुम्हें सुन लिया, यू मे हैव अ पॉइंट, तुम हो सकता है तुम सही हो। हैविंग सेड दैट, योर डॉक्टर में आस्क यू टू रिफ्रेन फ्रॉम डीप फ्राइड फूड्स इफ यू वांट टू लोअर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ये तुम्हारी बात सही हो सकती है, ये मैं मानता हूँ, और ये कहने के पश्चात मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे डॉक्टर भी तुमसे कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा तला भुना खाना जो है तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है तो बहुत ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए। दे में रिकमेंड दैट यू अवॉइड शुगर एंड गो फॉर डेली वॉक्स। वो ये भी कह सकते हैं कि भाई शुगर कम करो और प्रतिदिन दिनचर्या में जो है आप घूमने वॉक करने जाओ, अगर आप, इफ़ यू आर डायबिटिक, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। They may tell you that a wholesome diet and exercise are necessary if you want to lead a healthy life. वो ये भी कहते हैं कि आपको जो है जो आपकी डाइट है वो हेल्दी होनी चाहिए, और एक्सरसाइज आपको, वर्जिश आपको ज़रूरी है करना अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जो है जीनी है। Who doesn't like awesome desserts और yummy deep fried culinary marvels? किसे जो है वो यमी, मतलब जिसे कहते हैं बहुत ही स्वादिष्ट जो है डेजर्ट्स, मतलब खीर या स्वीट्स या मिठाई, इस तरह के पकवान किसे पसंद नहीं है, डीप फ्राइड आइटम किसे पसंद नहीं है। और ये तो खाने के मार्वल्स हैं, मतलब people like it. If they were not detrimental to our health, we might even be gobbling them up left, right and center. अगर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सही ना होते
तो हम इनका सेवन जो है लेफ्ट राइट एंड सेंटर मतलब हमेशा इसी का सेवन करते और इसको छोड़ते ना. यू आर नॉट गोइंग टू डाई इफ यू ईट जंक फूड ऑल द टाइम. कह रहे हैं आगे कि भाई जंक फूड आप खाओगे, इस तरह की चीज़ें खाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी डेथ हो जाए, आप मर जाओ. लेकिन ब्रैकेट में फिर वो लिख रहे हैं इवेंचुअली यू विल दो. लेकिन कुछ समय बाद कभी ना कभी तो आपकी मृत्यु होगी ही होगी. बट एनी वन हु इज़ हेल्थ कॉन्शियस ईट्स देम इन मॉडरेशन. लेकिन बहुत से लोग जो ये चाहते हैं, जो अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, वो इन चीज़ों को मॉडरेशन में लेते हैं और दे एक्सरसाइज कॉशन. मतलब वो इन सब चीज़ों को खाने में थोड़ा सा एहतियात बरतते हैं. दे नो देर इज़ अ प्राइस टू पे. उनको पता है कि इस इसको जो है अगर इसका सेवन ज़्यादा करेंगे तो उसका उनको हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा, उसको उसका प्राइस भी देना पड़ेगा. एंड दिस इज द की, देयर इज अ प्राइस टू पे. और यही इसका सार है जिसके लिए हम Yes. कहते हैं कि उन चीज़ों से डिटैच हो जाइए, क्योंकि देयर इज अ प्राइस टू पे. उसका आपको कहीं ना कहीं जो है हर्जाना देना पड़ेगा. जिसे हम अपने उसमें कार्मिक चक्र की बात करते हैं कि आपको अपने कर्मों का जो है वो जो भी आप जैसे भी आप कर्म करते हो उसका आपको जो रिजल्ट मिलता है, कॉज एंड इफेक्ट, वो आपको यहीं पर उसको करके जाना है. हाँ सर, मैं थोड़ा सा इसमें अब एक जी. एक्सप्लेन कर गई हूँ. जी. जो हमने अभी पूरा पढ़ा, इसका पैराग्राफ जो लिया, उसका जो लास्ट में क्रक्स दिया है, देयर इज अ प्राइस टू पे, यानी हर चीज की एक कीमत है जो चुकानी पड़ेगी. अब कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? अभी ओम स्वामी जी हैं, हम लोग ज्यादातर ये देखा है कि जो भी बड़े बड़े गुरु जी लोगों का सत्संग होता है, सबने टीवी में सत्संग प्रवचन तो सुना ही है. तो जब सत्संग की बात होती है तो ये ओम स्वामी जी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, जो उनके अटेंड कर रहे हैं उनका सत्संग. तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि आप, सभी लोग कहते हैं कि ये डिटैचमेंट बहुत इजी है ना. जो चैप्टर का नाम ही हमारा दिया है शुरू में, इसका पहला दिया है, इज इट रियली पॉसिबल टू लीव अ लाइफ ऑफ डिटैचमेंट. क्या सच में ये पॉसिबल है? हम इतनी आसानी से कह देते हैं कि डिटैचमेंट होके आप रहिए, किसी चीज से मोह मत करिए, किसी से अटैचमेंट मत करिए. क्या ये सच में इतना पॉसिबल है? और जो गुरुजी लोग बैठे होते हैं, जो प्रवचन देते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही इजी है कह देना कि आप अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लीजिए. अपनी जो आपके अंदर हार्मोन्स आ रहे हैं, किसी चीज के प्रति आपके अंदर तृष्णा अगर जग रही है ना, आप अपनी इंद्रियों को, जो भी आपकी 5 इंद्रियां हैं, उस पे संयम बरत लीजिए. तो ये कहना तो कितना ही आसान है, लेकिन क्या सच में अपनी सभी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, उनको संयम कर लेना, क्या आसान है? क्योंकि हम तो मनुष्य योनि में हैं, इच्छाएं सबकी होती हैं, डिजायर्स हैं, डिजायर्स का अंत नहीं है. तो इसको कैसे हम कंट्रोल करें? और आजकल गुरुजी लोग ये इसलिए बोल देते हैं कि उनको, अब वो जो कह रहे हैं, ये एक तरह से हम इसको उस वे में लिख सकते हैं कि अ, विरोधाभास जैसे, कि उनके लिए कहना तो बहुत ही आसान है और गुरुजी लोगों को तो अपना काम चलाना है, अपनी गद्दी चलानी है, तो उनको इजीली कह देना है ताकि उनके कर तो पाएगा नहीं कोई. तो गुरुजी इस चीज को समझाते हैं, ओम स्वामी जी बड़े ही अच्छे तरीके से वो बताते हैं कि ठीक है, अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कई तरह से कि अच्छी बॉडी चाहिए, तो आपको तला भुना कम खाना होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा तो एक हैबिट, अच्छी हैबिट लानी होती है.
हमें एक्सरसाइज करनी होती है, ऑयली चीजें अवॉइड करनी होती हैं, स्नैक्स अवॉइड करना होता है। तो एक तरह से हम उसको संयम कह लें या सेक्रीफाइस। उन लोगों के लिए तो सेक्रीफाइस ही है जो जिनको ये चीजें पसंद है। तब जाके हमें एक अच्छी बॉडी मिलती है। अगर आपको डायबिटीज है या कोई ऐसी डिजीज है, तो उससे सही होने के लिए भी हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी, हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, खाने पीने पे ध्यान लेना पड़ेगा, तो जाके हम ठीक होंगे। अगर हम ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा? हम हमें पे करना पड़ेगा। यानी जैसा हम करेंगे उसकी हमें उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। जो बोएंगे वही तो काटेंगे। अभी सर ने कर्मा की भी इसमें बात जोड़ी, वो भी बिल्कुल सही, कि जैसे हम कार्य करेंगे, कर्म क्या है? जो हम कार्य कर रहे हैं, तो जो हम कार्य करेंगे उसके परिणाम भी तो हमें मिलेंगे। उसी को समझा रहे हैं ओम स्वामी जी, कि अगर कोई अवेयरनेस में काम नहीं कर रहा है, वो जान रहा है कि ये काम उसके लिए हानिकारक है, फिर भी वो कर रहा है, तो उसकी एक कीमत उसे चुकानी पड़ेगी, किसी भी रूप में देनी पड़ेगी। तो यही मूल मंत्र है। जैसे मुझे इसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे यहाँ शादी पड़ी थी मेरे ब्रदर की, 2 साल के पहले की बात है, 2 साल से ऊपर हो गया। तो मुझे एक था कि मुझे अच्छा लहंगा पहनना है, अच्छा लुक लेकर आना है। तो मैंने क्या किया, जिम ज्वाइन किया, खाने पीने चीजों पे भी बहुत ध्यान दिया, और कॉन्टिन्यूअसली उस समय मेरे सामने कोई चीज भी आती थी तो मैं सोचती थी कि अच्छा अच्छा दिखना है ना, तो ये नहीं खाएंगे। मन भी करता था तो मैं अवॉइड करती थी। नहीं, बस एक चीज मन में रहती थी, नहीं अच्छा दिखना है ना, शादी में अच्छे लहंगे अच्छे से पहनने हैं ना तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, इसका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। तो जब हम रिजल्ट पे फोकस करें तो हम उस काम को पूरे मन से करेंगे, वो हमें एक अंदर से काम करने की प्रेरणा देगा। तो अभी प्रीवियस हमने उसमें भी पढ़ा था कि जब हमारे पास ध्येय होगा, सारी चीजें कनेक्टिंग, कितनी कितना ये अच्छा सुंदर लग रहा है कि सब चीजें कहीं ना कहीं से कनेक्ट होती हैं। हमारे पास उद्देश्य है, अगर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए प्रयास करेंगे। जब हमारे पास कोई उद्देश्य ही नहीं है तो फिर हम प्रयास भी नहीं करेंगे। जितना पाने की इच्छा अगर हमारी तीव्र होगी, किसी उद्देश्य के तहत हम काम करेंगे तो उसको तन मन से पूरा करेंगे। ये एग्जाम्पल एक, जैसे मैंने शादी का दिया, इस तरह हर चीज का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे बच्चे को एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, तो वो ये सोचेगा मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगा तो मेरी टीचर मुझे अप्रिशिएट करेंगी, मैं स्टेज पे जाऊंगा, तो उस हिसाब से उसको एक प्रेरणा मिलेगी, वो मेहनत करेगा। तो वही सारी बातें यहाँ पे स्वामी जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब हम कोई चीज देखते हैं, हम खाना खा रहे हैं ऑयली स्पाइसी, अगर हेल्थ के का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में तो वो चीज बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके इफेक्ट ऐसे आते हैं जो हमें पे करने पड़ते हैं। तो हमें दूरदृष्टि रखनी है। जी सर। It is the same with virtues like detachment, truthfulness, compassion, and so forth. You don't have to practice them. You don't have to give up your anger, jealousy, hatred, and negativity, none of which is either easy or impossible. वो ये कह रहे हैं कि जैसे खान पान में आप जो है अगर कंट्रोल करते हो तो इट गिव्स यू अ हेल्दी लाइफ, अ लॉन्ग लाइफ, लॉन्जेविटी। उसी तरह से जो वर्च्यूज़ हैं, लाइक डिटैचमेंट हो गया, सच्चाई हो गई, एक दूसरे के प्रति कंपैशन, दया भाव, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप उनको प्रैक्टिस करते हो और आप अपने
तो ये आपको लॉन्ग रन में आपकी हेल्प करती है। फिर ये कह रहे हैं यू डोंट हैव टू गिव अप योर एंगर। आपको अपना गुस्से को गिव अप नहीं करना, जेलसी, हेट्रेड, निगेटिविटी, जो कि काफ़ी कठिन है, ठीक है। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, जस्ट रिमेंबर दो देर इज़ अ प्राइस टू पे। जब आप इस चीज़ को याद रखोगे कि भाई अगर हम गुस्से को, जेलसी को, एक दूसरे के प्रति जो है ईर्ष्या को, या एक दूसरे के प्रति हेट्रेड को, और अगर हम निगेटिविटी को अगर हम धीरे धीरे ख़त्म नहीं करेंगे, तो लॉन्ग रन में देर इज़ अ प्राइस टू पे। इट विल कॉस्ट योर पीस एंड योर इमोशनल वेल बीइंग। ये आपके मन की शांति को आपसे छीनेगा, और आपकी जो इमोशनल वेल बीइंग है, जो आपका आंतरिक स्टेबिलिटी है, जो उसको जो है वो जो है गड़बड़ होगी उससे। अ ट्रू गुरु नेवर डिक्टेट्स एन एक्शन और अ पाथ, or he or she will merely tell you what has worked for them and the rest is up to you। जो सही मायने में जो सच्चे गुरु हैं, वो कभी भी किसी चीज़ को करने के लिए आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे, ठीक है। आपको जो है ये नहीं करेंगे कि आपको करना ही करना है। आपको वो एक रास्ता दिखा देंगे, और वो केवल आपको बोलेंगे कि भाई इस रास्ते पे जो है आप चलो, क्योंकि ये रास्ते पे मैं चल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, बाकी चॉइस आपकी है। सो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द लाइफ, इट इज़ द रिजल्ट इज़ द चॉइसेस वी मेक। जो भी चॉइसेस हमने वो करी हैं अपने लिए, वही आपको, वही उसका रिजल्ट भी आपको उसी प्रकार से देती है, ठीक है। अगर इमीडिएट रिजल्ट नहीं होगा तो लॉन्ग रन में होगा। बहुत से लोग को लग रहा होगा कि ये स्वाध्याय जो है हम कर रहे हैं, इसका वो क्या है, मतलब फ़ायदा क्या है। देखिए, स्वाध्याय का कोई इमीडिएट फ़ायदा नहीं है, बट एट अ कोर लेवल जब आप इसको पढ़ने, सुनने, डिस्कशन करने, भावार्थ के बाद कोर लेवल पर जब आप मेडिटेशन करते हो, और जब आप इसके बाद भी इसके ऊपर में जो है सोचते हो, तो इट चेंजेस यू फॉर बेटर, विच विल रिफ्लेक्ट एट द स्पीड ऑफ चेंजेस विच इज कमिंग विद इन यू। मतलब कि वो रिफ्लेक्ट करेगी जैसे जैसे आपके अंदर उस चीज़ को लेने की क्षमता जितनी तेज़ी से है। अगर आप बिल्कुल तैयार हो जाते हो कि हाँ ये बिल्कुल सही है, गुरुजी सही बोल रहे हैं और कल से मैं ऐसा करना बंद कर दूंगा, तो रिजल्ट्स विल बी फास्टर। बट आप कहोगे कि नहीं, टेस्ट करते हैं गुरुजी सही कह रहे हैं कि नहीं, अपनी मर्जी से, अपने टाइम से, अपने पेस से, तो वही उस तरह से चीज़ें होंगी। तो सबके लिए चॉइसेस हैं, आप कैसे इस चीज़ को इसको अपनाते हो। मे बी सम गुरुज unduly highlight your weaknesses, or maybe your truth is hurting you। फिर आगे वो कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ गुरु ऐसे हों जो बेमतलब ही आप डायरेक्ट बोलते हो, मुंहफट हो, जिससे कि आपकी वीकनेस उजागर हो जाती हो, और उस वजह से आप अपने को हर्ट महसूस करते हो। मे बी लॉट ऑफ देम शेमलेसली फूल पीपल। और बहुत से ऐसे भी होंगे जो जो बोलते हैं वो खुद पर जो है वो उसका फॉलो नहीं करते, और वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा हो सकता है। देन अगेन देर आर मेनी सेंट्स हु हैव डिवोटेड देयर लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ आवर वर्ल्ड। बट कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से ऐसे सन्यासी और ऐसे गुरु हुए जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी जो है मनुष्य जाति की जो है वेलफेयर के लिए वो उन्होंने लगा दिया। दे आर नॉट ऑल कट आउट फ्रॉम सेम क्लोथ। फिर वो आगे कहते हैं कि
वो एक ही थान के नहीं बने हुए थे, वो सबकी जो ओरिजिन थी वो अलग अलग थी. एनीवे माई पोस्ट इज नॉट अबाउट गुरुज और फॉलोअर्स. फिर वो आगे कहते हैं, इन्होंने शायद ये पोस्ट डाला होगा, तो पोस्ट जो ब्लॉग डाला होगा उसके जवाब में उधर में से किसी ने बोला होगा जो हमने पढ़ा था. तो वो कह रहे हैं गुरुजी कि एनीवे माय पोस्ट इज नॉट अबाउट गुरुज और फॉलोअर्स, इंस्टेड माय फोकस इन दिस चैप्टर इज ऑन डिटैचमेंट एंड लेटिंग गो. कह रहे हैं कि जो ये अध्याय है इसमें मेरा जो जिस विषय के ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ या आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, वो है चीज़ों को लेट गो करना, छोड़ देना. कि हम लोग जैसे कहते नहीं है कि अरे यार ठीक है, लेट इट गो, इसके ऊपर ज़्यादा ब्रूड मत करो, ज़्यादा इसके ऊपर वो ना करो, ये तुम्हारे को खुद ही तकलीफ देगा या तुम्हें नेगेटिविटी में ले जाएगा. डिटैच हो जाओ इन सब चीज़ों से. फिर वो आगे लिखते हैं, अटैचमेंट इज नेचुरल इवन कंफर्टिंग एट टाइम्स, बट एज आई जस्ट सेड इट हैज़ अ प्राइस. वो कह रहे हैं कि मोह होना, अटैचमेंट होना, ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं प्राकृतिक क्रिया है. कि आप मनुष्य योनि में पैदा हुए तो अटैचमेंट तो हो गई, अपने परिवार वालों से होगा, वो चीज़ों से होगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से होगा, ये सारी अटैचमेंट ही है. इवन कंफर्टिंग एट टाइम्स, और कई बार ये सारी अटैचमेंट जो हैं आपको ऐसा महसूस कराएंगी कि इससे आपको जो है जीवन जीने में आसानी हो रही है. बट एज आई जस्ट सेड इट हैज़ अ प्राइस. लेकिन मैं फिर इस चीज़ को बोलता हूँ कि जो भी चीज़, जैसी भी ज़िंदगी आप चूज़ करते हो अपने लिए, जैसी भी ज़िंदगी जीना आप चाहते हो, इट हैज़ यू हैव टू पे अ प्राइस डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर चूजिंग. If you are happy riding the emotional roller coaster of life, by all means, then cling to your current temperament and feelings. अगर आप चाहते हो और खुश हो कि जिस मनोस्थिति में आपकी ज़िंदगी चल रही है और इस रोलर कोस्टर ज़िंदगी से आप खुश हो, तो कृपया करके आप ऐसी ही ज़िंदगी जियो, इसी भाव से और इसी फीलिंग से. फिर वो आगे कहते हैं, बट इफ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग ब्लिस, कि अगर आप जिसे कहते हैं ना लॉन्ग लास्टिंग ब्लिस, एक ऐसी खुशी को प्राप्त करना चाहते हो, एक अमृत को प्राप्त करना चाहते हो, एक परमानंद की आपको अगर अपेक्षा है, एक डीप खुशी की अगर आप बात कर रहे हो, तो बहुत सी ऐसी चीज़ हैं, देर इज़ मच यू विल हैव टू लेट गो. बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जिनको आपको जाने देना पड़ेगा. उनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उसके ऊपर ब्रूड करने की ज़रूरत नहीं है, उससे अपना मन खराब करने की ज़रूरत नहीं है. और एंड द फाउंडेशन ऑफ लेटिंग गो इज डिटैचमेंट. और ये करेंगे कैसे? उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, वो लेटिंग गो की, जान देने की जो नींव है, वो आपको आएगी जब आप चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाओगे, डिटैच करने लगोगे अपने को. अनलेस यू लर्न टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रूली लेट गो. तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि डिटैचमेंट, लाइक एनीथिंग एल्स, इज अ प्रैक्टिस. कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है, डिटैचमेंट इज अ स्किल. ये एक स्किल की तरह है, और इसको अगर आपने फॉलो करना है और लेट गो करना है चीज़ों को, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लाइक एनी अदर थिंग. इसको आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको इसको अपने डेली लाइफ में लाना पड़ेगा. When someone hurts you, for example, you may say that you have forgiven that person or that you have let go. But until you spiritually detach yourself from the offender, letting go is impossible. कोई अगर आपको किसी प्रकार से दुख पहुंचाता है, इमोशनली या जो भी है, फिजिकली फॉर एग्जाम्पल, और आप ये कहते हो कि नहीं मैंने उनको माफ कर दिया,
लेकिन अगर आप ऐसा जो है केवल बोलने के लिए कह रहे हो, ठीक है, तब तो वो आपको परेशान करेगी चीज। बट अगर स्पिरिचुअली, अगर स्पिरिचुअल तौर पर आप उससे डिटैच हो रहे हो, तभी आप उस जिसने आपके साथ में ऑफेंस किया है उससे आप अपने आप को अलग कर पाओगे, अपने मन को अलग कर पाओगे, उस थॉट से अपने मन को अलग कर पाओगे और अपने को हील कर पाओगे। थॉट्स अबाउट देम will still bother you. Memories of them will make you restless, and what they did to you will continue to haunt you. आपको बीच बीच में ऐसे ख्यालात आएंगे जो कि आपके, क्योंकि भाई मनुष्य जो है वो अपनी मेमोरीज से जुड़ा हुआ है, तो आपको बीच बीच में ऐसे ख्याल आएंगे जो कि आपको परेशान करेंगे और आपको जो है मन करेगा कि नहीं, मुझे जो है इसको एक सबक सिखाना चाहिए। बट फिर वो ऐसा अगर आप करोगे तो यू हैव अ प्राइस टू पे, उसको आपको देखना पड़ेगा। इस यू डिटैच योर सेल्फ एंड बिंगो द पेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर। लेकिन अगर आप उससे अपने को डिटैच कर लेते हो स्पिरिचुअली, तो आपको धीरे धीरे वो जो दुख आपने झेला है वो आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि वो अपने आप जो है समाप्त हो गया, खत्म हो गया। Why do we remain so attached to our past when we know it brings us grief? You ask. आपने पूछा कि हम जो है क्यों अपने पास्ट से जुड़े रहते हैं जबकि हमें पता है कि वो हमें दुख देता है। Let me tell you how they catch monkeys in certain parts of South India to shed some light on attachment. तो मैम इसके बाद वो एक कहानी सुनाएंगे, तो आप इतने को फिर से एक भावपूर्ण तरीके से इसका विच्छेदन कर दें। म्यूटेड है मैम। मैम म्यूट है, सुनाई दे। हाँ प्लीज। ओके ओके। हाँ, तो अभी हम स्वामी जी की टीचिंग्स ले रहे थे कि डिटैचमेंट के लिए हमें उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि बार बार हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि एक सेकेंड, हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है अपने एंगर पे, जेलसी पे, हेट्रेड पे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस चीज पे हम फोकस करेंगे, हमें अगर वो नहीं चाहिए तो वो फिर भी हमारे पास आएगी। तो हमने भी ये देखा है कि जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं या किसी चीज के लिए हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो पूरे टाइम हम उसी की फीलिंग में रहेंगे, हमारा ध्यान निगेटिव चीजों पे जाएगा ही नहीं। तो अपने आप वो चीजें हमसे दूर होने लगेंगी। हमें अपना गुस्सा, जेलसी और ये सब त्यागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ अपना फोकस करना होगा प्रेम पे, सच्चाई पे, है ना, कंपैशन पे। स्वामी जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सच्चा गुरु होता है वो ये कभी नहीं कहता है कि आप मेरी टीचिंग्स को फॉलो करिए या जो मैं कह रहा हूं वही करिए। वो आपको सही मार्ग बता देते हैं और उसके बाद करना ना करना आपकी मर्जी। वो आपको फोर्स नहीं करते हैं, वो बस आपको एक रास्ता दिखा देते हैं। और इस चैप्टर में स्वामी जी का बताने का ये नहीं है अर्थ कि वो सभी गुरुज की आवाज चली गई आपकी। आलोचना नहीं करना चाहते वे, और गुरु के बारे में वो आलोचना करने के लिए ये बातें नहीं, ये टीचिंग्स नहीं दे रहे। उनका मेन फोकस है कि हम कैसे सीखेंगे डिटैचमेंट और किसी भी चीज को छोड़ना। हम क्या होता है कि हम प्रेजेंट में रहते हैं लेकिन हम पास्ट की चीजों को पकड़े हुए रहते हैं। हम सबने अपने को देखा है कि जनरली क्या होता है, अभी हमें लगता है कि हमने लेट गो कर दिया,
हम पुरानी चीजों को भूल गए। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेती हूँ कि मेरा किसी पास्ट में किसी के साथ कुछ खराब एक्सपीरियंस रहा है, किसी के साथ अनबन हुई है या किसी भी तरह का कोई निगेटिव एक्सपीरियंस रहा, फिर मैं सोचती हूँ कि चलो मैंने लेट गो कर दिया, मैं उस एक्सपीरियंस को भूल गई, बात खत्म हो गई। वहां पे तो मैंने ऐसा डिसीजन लिया, सोच लिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद, अगर 1 महीने 2 महीने के बाद वो व्यक्ति मेरे सामने फिर से आया, तो मैं क्या रिएक्ट वैसे करूंगी कि नहीं करूंगी? क्या सबके साथ, यहाँ जो हम लोग जुड़े हैं और लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोग रिएक्ट नहीं करते हैं? मोनिका, आप बता सकते हैं। मैम वो फिर आता है तो फिर उस पुरानी बातें याद हो जाती है। एग्जैक्टली तो हम लोग क्या होता है कि पुरानी स्थिति परिस्थिति को पुनः से जीवित जीने लग जाते हैं। मैं पहले एक इंसिडेंट इसमें याद जी, आ गया मुझे, आप परमिशन दे तो। हाँ बद्री सर लखनऊ आए थे। हाँ तो लखनऊ में गोमती नगर में उनका एक कार्यक्रम था। तो हम सब लोग वहाँ गए, शाम को 4 बजे का प्रोग्राम था। तो पत्री सर ने मेडिटेशन कराया, और मेडिटेशन उन्होंने गाइडेड मेडिटेशन कराया, और उसमें उन्होंने बोला कि बुद्ध बनो, गुरु नानक बनो, ऐसे करके वो बोलते ही थे। अगर जिन्होंने पत्री सर के साथ में मेडिटेशन किया हो तो उन्होंने ऐसे वो बोलते थे। तो वहां पर एक सरदार जी थे, सिंगल अकेले सरदार जी। जब पत्री सर ने बोला गुरु नानक बनो और आप सब गुरु नानक बन सकते हो, तो वो इतना नाराज हो गए पत्री सर के ऊपर, और वही गुस्सा करने लगे और चीखने लगे, चिल्लाने लगे। तो हम लोग सारे बैठे हुए थे। मैंने कहा ये क्या मतलब, कैसा इंसान है। और अच्छा, पत्री सर जो है वो बैठे हुए वहां पर, और वो मुस्कुरा रहे और उनसे बात कर रहे हैं, और वो नाराज, क्योंकि वो तो सीधे उनको लगा कि उनके धर्म पे, रिलीजन के ऊपर में पत्री सर ने प्रहार कर दिया, क्योंकि सिखों में जो है वो मेडिटेशन वगैरह नहीं होता है। जा तो अब ये चलता रहा काफी देर तक, और हम लोग बैठे हुए नाराज हो रहे हैं उस इंसान के ऊपर कि इसने हमारी सारी कार्रवाई रोक दी, मन ही मन। और पत्री सर बिल्कुल आराम से उसको समझा रहे हैं। और धीरे धीरे मैंने देखा कि वो सरदार जी शांत हो गए बिल्कुल। और फिर मेडिटेशन हुआ, सब हुआ। और उसके बाद जब वो कार्यक्रम खत्म हुआ, तो सीन ये था कि पत्री सर वो सरदार जी के गले पे ऐसे हाथ लग करके और बाहर निकल रहे थे। और वो बंदा जो है बिल्कुल हाथ जोड़ के पत्री सर का बिल्कुल फैन हो गया। तो ये तो मैंने मतलब अपने आंखों के सामने होते हुए देखा। विद इन 1 आवर अ पर्सन हु वाज डेड अगेंस्ट पत्री सर, और कार्यक्रम के अंत में वो उनका सबसे अच्छा दोस्त हो गया। एंड आफ्टर दैट लखनऊ में जितने प्रोग्राम हुए उसमें वो आता था। तो ये तो मैंने देखा कि अगर जो सही में जो गुरु हैं, वो जो वो टीच कर रहे हैं, अगर उसको फॉलो करते हैं, तो उसकी जो रिजल्ट है वो आपको दिख जाएगी, सामने सामने समझ में आ जाएगा कि वाई ही वी कॉल हिम गुरु। वो अपने को चाहे गुरु ना मानते हो या अपने को बराबर का मानते हो, बट दैट्स द डिफरेंस, कि हर एक इंसान को बड़ी ही इक्वानिमिटी से वो ट्रीट करते थे। जहां गुस्सा करना होता था, पत्री सर गुस्सा भी करते थे, और वो गुस्सा छोटी छोटी चीजों पे करते थे। कि अगर आप खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो अगर राइट हैंड ही यूज करना है, लेफ्ट हैंड आपका नीचे रहना चाहिए। तो लोगों को बड़ा अजीब लगता था, मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगा, क्योंकि हमें मिलिट्री में ट्रेनिंग दी गई कि भाई योर लेफ्ट हैंड शुड बी डाउन, केवल राइट हैंड यूज होना चाहिए। तो मैंने कहा ये तो हमारी मतलब टीचिंग है, पत्री सर दे रहे हैं। फिर वो कहते थे भाई जूठे हाथ से कोई चीज सर्व नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं, खाना खा रहे होते हैं, जिस हाथ से खाना खाते हैं उसी हाथ से जो है हम चम्मच पकड़ लेते हैं, और राइस निकाल लिया, दाल निकाल। वो इतना नाराज होते थे उसमें। कहते हैं फॉर दैट यू हैव द अनदर हैंड विच यू हैव केप्ट विच इज क्लीन, आप उससे यूज करो सब वो करने में। बहुत नाराज होते थे। तो वो छोटी छोटी चीजों पे नाराज होते थे, और उसका कारण था। ठीक है।
और मैंने देखा है कि हमारे घर पे एक दिन ब्रेकफास्ट था और एक लेडी आई हमारे यहाँ जो जजेस को पढ़ाती थी। मतलब वो उनके कुछ होता होगा एग्जाम वगैरह जजेस के प्रमोशन का, तो उसको पढ़ाती थी। तो शी वॉज इन दैट माइंड सेट। और वो हमारे यहाँ आई, उन्होंने ब्रेकफास्ट करा। उस दिन आलू के पराठे बने थे, पत्री सर के फेवरेट, और उनके हस्बैंड भी आए हुए थे साथ में। और जैसे ही उन्होंने गरम गरम पराठे दो हाथ से तोड़े, पत्री सर ने ऐसी डांट लगाई उनकी कि उनकी सारी और उनके हस्बैंड हंस रहे, खूब हंस रहे, वहां मुस्कुरा रहे। तो और पत्री सर डांट लगा रहे हैं उनको, और हस्बैंड के साथ पत्री सर की बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो बड़े, तो थोड़ी देर में मैडम जो है वो बिल्कुल आ गई। तो ये गुरुओं का वो होता है कि वो भाप जाते हैं कि मन के अंदर क्या चल रहा है, और वो आपकी जो ईगो है उसको बिल्कुल जो है बराबर कर देते हैं। जैसे ही पत्री सर को पता लग जाता था कि ये बंदा आपके पास आया है तो किस स्थिति में आया है, किस मनोस्थिति में आया है, वो भाप जाते थे। तो दैट कम्स फ्रॉम लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ व्हाट यू आर प्रीचिंग। और उसमें से सबसे ज़रूरी प्रीचिंग जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो है डिटैचमेंट। जब आप डिटैच होकर चीज़ों को देखते हो तो आपको उसका रिजल्ट उसी समय दिखने लगता है। व्हेन यू डिटैच फ्रॉम इमोशनल एंड दिस, जो भी जैसे कहते हैं ना कि सांसारिक चीज़ों से दूर होके जब उसको आप देखते हो विजडम से अपनी, तो वो चीज़ें अपने आप आपको क्लैरिटी दे देती हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड शिष्य। तो इसमें जो आगे की कहानी है, इन द ओल्डन डेज monkeys would routinely destroy crops in the fields। जो बंदर थे वो फसलों को डिस्ट्रॉय करते थे पुराने समय में। द फार्मर्स प्रैक्टिसिंग कंपैशन वोंट जस्ट शूट द monkeys एंड किल them। तो जो फार्मर्स थे, जो प्रैक्टिस मतलब कंपैशन, जो दया, इनको जो है मंकियों को गोली मार या वो नहीं करते थे, उनको पकड़ लेते थे। दे वुड कैच देम एंड वंस कॉट the monkeys will the monkeys were taken to jungle where they were set free। उनको पकड़ के जंगल में छोड़ देते थे। but catching them was not an easy task by any stretch of imagination। but कह रहे हैं कि उनको पकड़ना जो है वो आसान काम नहीं होता था किसी की इमेजिनेशन के बहुत बाहर की चीज थी। These primates were agile, notorious and aggressive। They were, वो काफ़ी फुर्तीले थे, काफ़ी बदमाश थे और काफ़ी एग्रेसिव थे। And if you don't think rocket science is difficult, and if you think rocket science is difficult, then try catching a monkey। वो आगे कहते हैं कि आपको लगता है कि अगर जो रॉकेट उड़ाने की जो कला है वो डिफ़िकल्ट है, तो आप एक बार बंदर पकड़ के देखो, और डू इट्स मेंटल इक्विवेलेंट मेडिटेशन। ब्रैकेट में लिखते हैं उस कला का जो मेंटल इक्विवेलेंट है वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करके देखो। द फार्मर्स सेट अप ट्रैप्स बट रियलाइज दैट ऑफन द monkeys लॉस्ट देयर टोज, फिंगर्स और समटाइम्स लिम्स इन दोज ट्रैप्स। तो उन्होंने, जो किसान थे, उन्होंने ट्रैप लगाने शुरू कर दिए, बट उनको फिर ये रियलाइज हुआ कि इससे जो है बंदरों के कभी पैर, कभी उंगलियां, कभी उनके लिम्स जो हैं वो फंस जाते थे और वो मतलब घायल हो जाते थे। दे क्राइड आउट इन पेन एंड एग्नी एंड द अनफॉर्चुनेट वंस वर हैंडीकैप्ड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो वो पेन और एग्नी में उनको काफ़ी ज़्यादा पेन होता था, काफ़ी कष्ट होता था, और जो उसमें बहुत ज़्यादा जो जिनकी किस्मत ख़राब होती थी वो हैंडीकैप भी हो जाते थे, मतलब हाथ पैर से चलना बंद हो जाता था। द फार्मर्स हैड टू फाइंड वे ऑफ कैचिंग द monkeys विदाउट इन्फ्लिक्टिंग इंजरी।
अब क्योंकि कंपैशन था उन फार्मर्स में, तो किसानों में, तो वो चाह रहे थे कि किस तरह से इनको पकड़ा जाए विदाउट इन्फ्लिक्टिंग इंजरी, मतलब कि इनको किसी प्रकार का वो ना हो, चोट ना लगे. Clearly, it was not possible to drop everything and keep an eye out for monkeys round the clock. तो वो कह रहे कि इट वॉज नॉट पॉसिबल कि सबको छोड़ के केवल बंदरों पर ही जो है 24 घंटे नजर रखी जाए, ये भी पॉसिबल नहीं था. There is a simple way, a wise farmer said. I have been observing these monkeys and their behavior. We can catch them without hurting them. तो एक उसमें जो बुद्धिमान किसान था उसने कहा कि भाई एक आसान तरीका है, मैं इन बंदरों के चाल ढाल को देख रहा हूँ, इनके बिहेवियर को मैं समझता हूँ, और एक आसान तरीका है कि हम इनको बिना किसी प्रकार की फिजिकल उसके हर्ट किए हुए हम इसको पकड़ सकते हैं. To show what he meant, he cut a small hole in a coconut just big enough so the monkey could slide its hand in. He then tied the coconut to a tree and put a banana inside. ये करने के लिए उसने क्या किया कि एक जो है नारियल को उसने उसमें एक छोटा सा छेद किया, इतना कि उसमें उसका बंदर का हाथ आराम से चला जाए, और उसके अंदर उसने एक केला रख दिया और उसको एक पेड़ से टांग दिया, इसके नारियल के पेड़ से. In practicality, no time a monkey came and smelling the banana put his hand inside the coconut. थोड़े समय में एक बंदर आया और उसने देखा, सूंघा, और उसको पता लग गया कि इसके अंदर केला रखा हुआ है, तो उसने अपना हाथ जो है उस कोकोनट के अंदर डाला. But when he tried to pull out his hand, it would not come out of the small hole since the fist cleansed the banana. तो अभी क्या हुआ कि जब बंदर ने अंदर हाथ डाला तो उसने केले को पकड़ा और मुट्ठी बंद कर ली. अब वो जब उसको बाहर निकालने की कोशिश करे तो क्योंकि मुट्ठी बंद हो गई है, वो बड़ा हो गया है होल से, तो उसमें फंस गया. द वाइस फार्मर बिगैन क्लाइंबिंग अप द ट्री. द मंकी वॉज इट्स ओन होस्टेज. जो वो था, फार्मर था, वो पेड़ पे चढ़ने लगा और उसने, क्योंकि मंकी तो अपने ही जाल में फंस चुका था, it could let go of the banana its hand out, but no, it held on to it tightly. बंदर चाहता तो उस केले को छोड़ सकता था और अपने हाथ को आजाद करके निकल सकता था, बट उसने ऐसा किया नहीं, उसने उसको पकड़ के रखा जोर से. The monkey made a fracas, but the farmer went to him calmly and grabbed the monkey. मंकी ने बड़ा शोर किया, चेहरा दिखाया, डराया, लेकिन जो है फार्मर गया उसके पास और जाके उसको आराम से पकड़ लिया. They hung hundreds of coconut the same way thereafter, and soon after all the monkeys were caught. तो इस तरह उन्होंने मतलब सैकड़ों जो है नारियल में छेद किए, उसके अंदर बनाना रखा और सारे बंदरों को पकड़ लिया. The moral of the story. The moral of the story. Attachment is monkey business. देखिए कितनी बड़ी बात है कि अगर किसी अटैचमेंट है तो इट इज अ मंकी बिजनेस, ये वानरों का खेल है. ऑन अ मोर सीरियस नोट, द रूट कॉज ऑफ अटैचमेंट इज इग्नोरेंस. कह रहे हैं कि और गंभीर रूप से अगर इसको देखा जाए तो इसका मेन जो कारण है इसका, वो है इग्नोरेंस, अनभिज्ञता. The monkey had placed a greater value than its own freedom. अब मंकी के पास चॉइस थी कि भाई या तो केले को पकड़ के रखे या उसे छोड़ दे और अपनी जिंदगी को आज़ाद कर ले, लेकिन उसने केले को जाने नहीं दिया. To let go of the banana, it must exercise conscious detachment from the object of desire. Here, in this case, it is banana. वो आगे कह रहे हैं कि टू लेट गो, अगर उनको उसको बंदर को बनाना छोड़ना था तो उसको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना था कि भाई मुझे जो है मुझे एक एक्सरसाइज है वो, कि मतलब कॉन्शियस डिसीजन इज एन एक्सरसाइज, कि कॉन्शियस डिसीजन उसको लेना था कि भैया मुझे इसको, इस ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर को
अपने हाथ से अलग करना है, तभी मैं आज़ाद हो पाऊंगा। उसी तरीके से यू कॉन्शियसली डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग फॉर अ फ्यू वीक्स एंड डिटैचमेंट हैपन्स ऑटोमेटिकली। उसी प्रकार से अब अगर इंसान भी कॉन्शियसली इस चीज़ की प्रैक्टिस करता है तो कुछ दिनों बाद वो उस चीज़ से डिटैच हो जाता है। यू क्विट ड्रिंकिंग टी फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्यू वीक्स एंड द डिज़ायर टू हैव टी विल गो अवे, ट्राई इट टू बिलीव मी। वो कह रहे हैं कि अगर आपको चाय नहीं पीनी है कुछ दिनों तक आप चाय पीना बंद कर दो, एंड कुछ दिनों बाद वो डिज़ायर अपने आप उससे आपसे ख़त्म हो जाएगी। बिसाइड्स लेटिंग गो इज नॉट एज हार्ड एज इट साउंड्स। और ये भी है कि ये जितना कठिन लग रहा है उतना कठिन ये है भी नहीं। यू लेट गो ऑफ योर थॉट्स, बॉडी एंड माइंड बिफोर यू गो टू बेड एवरी नाइट। जब आप बिस्तर पर सोने जाते हो तो उस समय आप अपने आप को पूरे दिन की दिनचर्या से मुक्त कर देते हो, उसके थॉट प्रोसेस से, जो सोच है उससे मुक्त कर देते हो और अपने बॉडी माइंड को रेस्ट पे ले आते हो, और तभी आपको नींद आती है। In fact, it is not possible to fall asleep without letting go. वो आगे कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा डेली नहीं करोगे तो आपको नींद ही नहीं आएगी, आप तो अशांत रहोगे। The rejuvenation and peace you experience in sleep is because you let go. आपको सोने के बाद जो एक नई एनर्जी मिलती है, जो शांति मिलती है, जो आप एक्सपीरियंस करते हो, वो इसलिए मिलती है क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने दूसरी एक्सरसाइज करी है, लेटिंग गो ऑफ योर डेली का थॉट को आपने अपने मन से अलग कर दिया है। इफ यू वांट a similar feeling in your waking hours, then sooner or later letting go is a must. अगर आप इसी तरह की फीलिंग को, जो सोने के टाइम की फीलिंग है, अगर आपको जगते हुए उसको महसूस करना है तो आपको आज या कल लेट गो करना ही पड़ेगा, चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा, सोचना बंद करना ही पड़ेगा, उस पर ध्यान देना कम करना ही पड़ेगा। Whatever it is that you are attached to, it will tie you down. जिस किसी चीज से आप अपने को अटैच रखोगे वो आपको, आपकी प्रोग्रेस को, यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात हो रही है, वो आपको टाई अप ही रखेगा। और जो है आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी जो जैसे मैस्लोस थ्योरी में कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग वांट्स टू बी एनलाइटेंड। तो एनलाइटमेंट की जर्नी में आपको हमेशा ये खींच के रखेगा, टाई डाउन रखेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। वेदर दैट्स गुड और बैड इज़ योर पर्सनल पर्सपेक्टिव। अब ऐसा होना आपके लिए अच्छा है या बुरा, ये तो आपकी खुद की जो है सोच है, आपकी खुद का विचारधारा है, पर्सपेक्टिव है। द प्रिजन इनसाइड योर माइंड इज बिल्ड यूजिंग द ब्रिक्स ऑफ डिजायर दैट आर सीमेंटेड इन अटैचमेंट। जो आपके मन के अंदर का जो मन की हवालात है वो डिजायर के ईंटों से बना हुआ है, और उसको उस पे सीमेंट जो है वो अटैचमेंट का मतलब मोह का है। तो डिजायर की ईंटें हैं और मोह का सीमेंट है, इसीलिए आप अपने मन के बंदी हो। अवेयरनेस इज द ओनली डोर, माइंडफुलनेस द ओनली विंडो। इसका ज्ञान होना इसका एक दरवाजा है, और जैसा कि हम डिस्कस करते आए हैं, माइंडफुलनेस जो है इसकी खिड़की है। वैराग्य और डिटैचमेंट इज द ओनली डोजर टू रेज दिस प्रिजन। सभी चीज़ों से वैराग्य या डिटैचमेंट ही एक ऐसा बुलडोज़र है जो आपके इस मन रूपी हवालात को धराशायी कर सकता है। इफ़ माइंड इज़ अ मंकी, बनाना इज़ अ डिज़ायर। अगर मन बंदर है तो जो केला है, केला जो है वो डिज़ायर है, वो मोह है। द क्लेंच फिस्ट इज़ अटैचमेंट। जो मुट्ठी है
जिसकी वजह से बंदर पकड़े गए, वो अटैचमेंट है। एंड द वाइस फार्मर सिंबलाइजेस डिटैचमेंट। और जो वाइस व्यक्ति है, फार्मर से व्यक्ति की बात हो रही है, वो जो है वो डिनोट करता है डिटैचमेंट को। ऑल क्लाइम्ड अप ऑन द ट्री ऑफ लाइफ एंड कोकोनट, व्हाट अ कोकोनट इज संसारा, व्हाट इज कोकोनट अ संसारा। और जो पेड़ है वो जीवन है, वो ट्री ऑफ लाइफ है, और उसमें जो कोकोनट बंधा हुआ है वो संसार है। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। थैंक यू। तो सभी को बंदर की कोकोनट की कहानी तो अच्छी लगी, और कितनी गहरी बात कहानी के माध्यम से स्वामी जी ने बताई है कि जो ये ट्री है, कोकोनट ट्री, ये लाइफ है, जीवन का जीवन है ना सर। और हमारा जो कोकोनट है वो संसार है, जिसमें हम हमारी डिजायर्स बनाना, हमारी डिजायर्स है जो फंस रहे हैं, अपनी डिजायर्स की वजह से हम फंस रहे हैं। और अगर हम डिटैचमेंट सीख जाएं तो हम फंसेंगे नहीं। और लेट गो और डिटैचमेंट दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। हम डिटैचमेंट सीख जाएंगे तो वेरी इजीली हम लेट गो भी कर पाएंगे, और जब हम लेट गो करना सीख जाएंगे तो डिटैचमेंट भी सीख जाएंगे। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ पे और प्रकृति जी एक सवाल है हम्म, कि हम लेट गो भी कर देते हैं और मन से लगता है वो डिटैचमेंट भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। तो ये कैसे मतलब समझ में आए कि हम लेट गो किए या ना किए? इसीलिए तो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर वही स्थिति दोबारा आ रही है, वही व्यक्ति आ हम्म। रहा है, वही परिस्थिति आ रही है, और हमें पुरानी सारी यादें ताजा हो जा रही हैं, हम्म। हम उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम लेट गो नहीं कर पाए। अभी वो एक चीज बहुत अच्छी अभी आई थी इसी चैप्टर में, कि जो मंकी को तुलना की थी कि अगर आपको जिस तरह से मंकी पकड़ना मुश्किल है, वैसे ही मेडिटेशन। ऐसा क्यों कहा गया? हम्म। क्योंकि बंदर क्या है? बंदर हमारे मन ही तो है, जो बंदर की तरह उछलता रहता है। कितने विचार आते रहते हैं, मन स्थिर कहाँ है? हमारा मन बंदर है, इसीलिए हम जो है मेडिटेशन में स्थिर नहीं हो पाते, तरह तरह के विचार आते रहते हैं। और जब जो बंदर है, इसमें स्टोरी में हमने देखा कि जब उसको केले का लालच दिया गया तो उसने ये नारियल देखा, फिर भी वो केले के लालच में पड़ा पड़ा रह गया। क्यों केले के लालच में पड़ा? क्योंकि वो अवेयर नहीं था। जैसे अभी निभा मैम कह रही है कि लेट गो हम कर नहीं पाते, क्यों? और अगर कर दिया हमें पता कैसे चलेगा? तो जब मंकी को पता है कि वो कोकोनट में हाथ डालेगा केले के लिए, तो वो फंस भी सकता है, वो पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसका अटैचमेंट केले के लिए इतना ज्यादा है कि वो उस भ्रम में चला गया। ऐसे ही हम इस जीवन में आते हैं, हमको सब कुछ पता है, रियलिटी हम जानते हैं कि हम अपना रोल प्ले करने आए हैं, ये सारी चीजें हमें करनी है। जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके प्रति हमें अपना जो भी दायित्व है उसे निभाना है, लेकिन फंसना नहीं है। लेकिन फिर भी हम फंस जाते हैं, हमें बनाना का लालच आ ही जाता है। हम केले के लालच से अपने को दूर नहीं कर पाते, और केला क्या, हमारी डिजायर्स। तो इसका एक तरीका यही है, सबसे सिंपल तरीका, कि जब किसी चीज के प्रति हम आसक्त नहीं रहेंगे,
जब हम ध्यान करने लगते हैं ना, तो ध्यान में क्या होता है, हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं, पूरी जागृति के साथ पूरे अवेयरनेस में हो जाते हैं। हम हर क्षण अवेयर हो जाते हैं। अगर हम सिर्फ एक्चुअली ध्यान कर रहे हैं जी। जो मैम ने प्रश्न किया मैम, वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेटिंग गो स्पिरिचुअली जो है ना, जैसे मैम कह रही थी कि हमें फिर वो ध्यान में आ जाता है वो चीज़। एक्चुअली जो एग्जाम्पल दिया है ओम स्वामी जी ने, इतना सही एग्जाम्पल है कि इससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ हो ही नहीं सकता है। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है स्पिरिचुअली कि आप अपने पास्ट को इरेज कर दें, ठीक है। पास्ट को आप इरेज, बंदर भी नहीं कर रहा वो, लेकिन बंदर और क्या नहीं कर रहा है, वो अपनी ग्रिप को लूज नहीं कर रहा। अगर वो ग्रिप को लूज कर दे तो वो लाइफ में यू कैन मूव अगेन। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी ग्रिप को लूज करना है, अपने को इससे छुटकारा पाने के लिए। जो संसार रूपी नारियल है, जो वो है संसार रूपी नारियल है, उसमें जो केला रूपी डिजायर है, उसकी डिजायर के ग्रिप को लूज करना है। जैसे ही आप ग्रिप को लूज करेंगे, आपको इरेज नहीं करना है, वो अपने आप ही जो है आप संसार रूपी उससे मूव कर जाएंगे। तो व्हाट दिस स्टोरी इज सेइंग कि आपने ग्रिप को लूज करना है। आपने जो मन में वो चीज़ें, जैसे हम मेडिटेशन जब करते हैं, इतने सारे थॉट आते हैं, हम क्या करते हैं कि सांसों के साथ उस थॉट्स को बाहर निकाल देना है। यही तो करते हैं। पत्री सर ने क्या सिखाया? पत्री सर ने ये बोला कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपने केवल सांसों पे ध्यान देना है, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। और जितने भी दिमाग के अंदर जो मंकी रूपी ये विचार चल रहे हैं, इनको जाती हुई सांस से बाहर कर देना है, और आती हुई सांस से कोई भी विचार अंदर नहीं लेना है, ठीक है। द ग्रिप, जो आपने अंदर की सांस को बाहर करते समय जो डिजायर रूपी मनोस्थिति को ग्रिप किया है और उसको सांस के साथ बाहर किया है, उस ग्रिप को बाहर जाके छोड़ देना है। और अंदर लाते समय सांस को, किसी भी चीज को ग्रिप करके अंदर नहीं लाना है। अंदर स्वच्छ हवा आने दीजिए, माइंड को शांत होने दीजिए और मेडिटेशन की स्थिति में चले जाइए। दैट इज व्हाट इज बीन टोल्ड बाय पत्री सर। और यही चीज यहाँ ओम स्वामी जी ने बंदर रूपी एग्जाम्पल से, कोकोनट और कोकोनट के पेड़ जो कि संसार का उन्होंने वो किया है, एग्जाम्पल है वो, और केले को जो कि डिज़ायर है, इससे वो किया। उनका कहना है कि भाई डिज़ायर की ग्रिप से आप अपने को मुक्त कर लीजिए, और जैसे ही आप डिज़ायर के उससे मुक्त होंगे, वैसे ही चीज़ें जो हैं अपने आप आपके लिए हल्की होनी शुरू हो जाएंगी। वही लेटिंग गो है। जो जी कंट्रोल का भाव है उसे छोड़ना है। हम हर चीज को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको लूज कर देना है, तो आसान हो जाएगा। आई और होप डी मैम आपके प्रश्न जी। का जी सर। हम दे पाए। बिल्कुल समझ में आ रहा है। और ये प्रैक्टिस की चीज है। एक बात और ओम स्वामी जी ने कही है कि ये प्रैक्टिस है। जी, प्रैक्टिस के इसीलिए साथ सीख जाएंगे। इसीलिए मेडिटेशन में भी जब आप बैठते हैं, तो जिनकी जिनकी प्रैक्टिस मेडिटेशन है, वो फट से मेडिटेटिव उसमें चले जाते हैं स्टेट में। और बहुत से लोगों को थोड़ा समय लगता है, और बहुत से लोगों को काफ़ी समय लगता है। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, इस जन्म की प्रैक्टिस और पिछले सातों जन्मों और जितने जन्म हमने लिए हैं उसकी प्रैक्टिस। मरने के बाद जो है, इंसान अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ले जाता है, कि आपने इस जन्म में कितने घंटे मेडिटेशन करी है।
आपकी नेक्स्ट जर्नी सोल की वहीं से शुरू होती है। वेदर उस जन्म में आप मेडिटेशन करते हो कि नहीं करते हो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन इस जन्म से आप वो घंटे उतने लेके चलते हो। और अगर आप करते हो तो वो उसमें जुड़ जाते हैं। तभी बहुत से लोग जो है बहुत से लोगों को पत्री सर ने ये भी कहा है कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि आपने पिछले जन्म में इतनी मेडिटेशन कर ली है, जैसे प्रशंसा मैडम है, तो उनको मेडिटेशन से ज़्यादा मेडिटेशन के स्प्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो जैसे ही मैंने देखा है कि वो ध्यान कराना शुरू करती हैं, वो खुद मेडिटेटिव स्टेट में चली जाती हैं। तो ये उनके पिछले जन्मों का जो उन्होंने मेडिटेशन के जितने भी आवर्स, जैसे अगर आपको याद हो, मैंने ध्रुव की कहानी आपको सुनाई थी, वो पहाड़ वाली, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। वो एक्युमुलेट होकर के चलती रहती है आपके सोल की जर्नी के साथ में। जी तो धीरे धीरे हमारा भी मेडिटेशन का टाइम आ रहा है, जी और कितनी अच्छी टीचिंग्स हैं कि इनको हम लोग को भी एक लिस्ट बनानी है। आज तो कुछ होमवर्क वाला भी लग रहा है कि सीन आ गया है, कि एक लिस्ट बना के अपने अपने अटैचमेंट्स लिखने हैं कि जी किसको किस चीज से ज्यादा अटैचमेंट है, ताकि अगली क्लास में हम लोग शेयर करें कि कौन कौन से अटैचमेंट हमें अपने दूर करने। जी जी विशाल सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट करिए सर। हेलो क्या आवाज हेलो मेरी आवाज क्लियर जी नहीं है आपकी सर। आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा आवाज आ रही है अब आ रही है मेरी आवाज जी 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 मैं पूछ रहा हूँ आपने बोले कि कितने घंटे उन्होंने ध्यान किया उससे आगे वाली मतलब जन्म में ये होता है तो आपने बोला था तो मतलब कितने घंटे ध्यान करना चाहिए मतलब जैसे अपनों को जीवन मिला है तो कितना ध्यान आपने मिल गया तो मतलब ये जीवन सफल माना ठीक है देखिए जो सर ने हमको बोला है कि अगर आप ध्यान शुरू कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जब भी आप शुरू कर रहे हैं, 35 साल की उम्र में शुरू कर रहे हैं, तो आपको 35 मिनट, कम से कम 24 घंटे में ध्यान करना है, और बिना रुके। मतलब फिर अगर आपने शुरू कर दी ध्यान की जर्नी, तो इट शुड गो ऑन विथ यू टिल यू लीव दिस बॉडी। ठीक है, इतना तो मिनिमम करना ही करना है। ये नहीं कि आपने जो है आज ध्यान किया और उसके बाद 2 साल बाद, किया वंस आपने वो जर्नी स्टार्ट कर दी, तो मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो जितनी आपकी एज है उतने मिनट। वो कहने का सही है मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपके ध्यान का टाइम भी बढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए ये सार है इसका। नहीं अपन ने लेकिन जैसे समझो कि अभी अपने 50 साल की उम्र हो गई और अब चालू जी, कर रहे हैं, तो पुराना टारगेट भी पूरा करने के लिए क्या करना है पुराना टारगेट तो देखिए, अगर विवेकानंद तो 32 साल में चले गए, हम्म तो उनका टारगेट पुराना ऐड होकर के 32 साल में कंप्लीट हो गया। हम्म आप नहीं, समझ रहे हैं? अपन चाहते हैं कि जैसे समझो अभी 50 साल है तो 50 मिनट रोज अभी तो कर लिया अपन ने आज का लेकिन अब हाँ 50 करेंगे तो आगे तक का तो हो जाएगा लेकिन जो जीवन निकल चुका है वो भी तो जी, टारगेट कहीं ना कहीं नहीं, वो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उस जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान किया होता, तो आप जो है अ, आज की डेट में इस जीवन में भी ध्यान बहुत पहले शुरू कर चुके होते हैं।
हाँ नहीं पर तो लेकिन मैं इसीलिए मैं कहने का सोच मतलब ये है कि प्रहलाद वाली ध्रुव वाली कहानी जो मैंने आपको बताई कि भाई उनसे जो पूछा गया कि ईश्वर से पूछा गया कि आपने उनको 7 वर्ष में ही कैसे दर्शन दे दिए, तो उन्होंने कहा जाओ देख लो कि उन्होंने पिछले जन्म में क्या किया था। जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं हम लोग अपने पीएसएसएम में, उसका मूल ध्येय सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन उसका मूल ध्येय जानने का बहुत से लोगों को नहीं पता है। मूल ध्येय ये है कि ठीक है हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन उस रिग्रेशन में क्या हम इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं कि हमारी जर्नी क्या है मेडिटेशन की, वो हम नहीं ढूंढते। जैसे ही आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अपनी जर्नी ढूंढने लगते हो मेडिटेशन की, आपको पता लग जाता है कि आप इस स्थिति में कहाँ पर हो और आपको कितना ध्यान करना है। यही तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमको ढूंढना है। बाकी हम बहुत सारी चीज़ें उसमें देख लेते हैं कि हमारे पिछले जन्म में ये थे, वो हीलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको सबसे फास्ट हील करेगी वो ये है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपने ढूंढना है कि भाई हमने मेडिटेशन कितना किया है। वो उस एम से कोई अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराए तो उसका वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सक्सेसफुल है, उसकी हीलिंग फास्ट है, और उसको पता लग जाता है कि भाई मैंने कितनी मेहनत करी है और मुझे अगले जन्म, इस जन्म में कितनी मेहनत और करनी है कि मेरा अगला जन्म ना हो। मेन विशाल का सर। हाँ जी सर। विशाल सर शायद ये पूछना चाह रहे थे कि इन्होंने पिछले जन्म में किया नहीं है इतना, तो इनको कैसे वो होमवर्क कंप्लीट करना है, इस जन्म में कितना ज्यादा ये ध्यान करें कि इनका पिछला भी मैनेज हो जाए। सर आई एम देखिए राइट? पिछला जन्म नहीं, मेरा ये पूछना था कि इसी जन्म में मतलब समझो कि अभी चालू किया तो अभी 50 साल तक नहीं किया तो वो भी मतलब अपना समझो कि ऐसा होना चाहिए था कि जैसे अभी 35 साल में अगर मैं होता 35 से चालू करता तो 35 मिनट रोज करना, तो वो देखिए अभी इतनी जो चीजें अभी हमने पढ़ी उसमें आप जो है ना अटैच हो गए हो। आपने इनफैक्ट ध्यान से भी अपने को अटैच नहीं रखना है कि हमने क्या ध्यान किया क्या नहीं किया। ठीक है, आप जब इस जर्नी में शामिल हो गए हो तो विदाउट रिजल्ट आपने केवल प्रैक्टिस करनी है। दैट यही कृष्ण ने भी बोला है कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो उसके रिजल्ट, उसके पास्ट एंड फ्यूचर की चिंता ना करिए, आप केवल करिए। और एक चीज और मैं ऐड कर रही हूँ सर की बात में कि विशाल सर, कभी लेट नहीं होता है। आप ये मत सोचिए कि आपने पहले क्यों नहीं शुरू किया। आपके लिए यही सही समय है जब आपने शुरू बिल्कुल, किया। एब्सोल्युटली। अब इसी समय पे आप जितना कर सकते हैं ध्यान, ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग कीजिए। ये तो आप पे है ना। आप पहले जो नहीं किया उसमें हमें नहीं जाना, अब आप क्या करना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। अब आप पढ़। जी। मैं चाहता था कि अरे पत्री सर आए मेरी जिंदगी में और केवल 4 साल रहे, 5 साल रहे, पहले क्यों नहीं मिले। ठीक है, अगर मैं उस चीज में पड़ जाऊंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम हिज लिविंग द अर्थ रियलम। आप समझ रहे हैं। अब वो चले गए, यहाँ का टास्क उनका ओवर हो गया, उसके टास्क को करने के लिए टास्क फोर्स छोड़ गए। हम आप सब उस टास्क फोर्स के हिस्से हैं। ठीक है, और ये हमने अपने लिए नहीं करना है, हमने इसको स्प्रेड करना है। हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम सब एक टीम है, और हम ये इसलिए कर रहे हैं स्वाध्याय कि इसका टीम का मकसद, बड़ा मकसद क्या है। बड़ा मकसद जो है वो यहीं पे छुपा हुआ नहीं है, वो बहुत बड़ा मकसद है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए कि हमने क्या मेडिटेशन करी क्या नहीं करी। अगर आप पत्री सर के समूह में शामिल हो गए हैं, उनकी सेना में शामिल हो गए हैं, उनके ग्रुप से जुड़ गए हैं, पीएसएम की एक्टिविटीज से जुड़ गए हैं, तो इसका मतलब आपने ठीक ठाक मेडिटेशन करी होगी पिछले जन्म में, और इस जन्म में इसी टाइम पर आपको जुड़ना था,
क्योंकि बाकी सारे काम भी आपको करने थे। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में ना रखते हुए बिगर मकसद जो इसका है, जो बड़ा वो ये है कि आपने इस चीज को स्प्रेड भी करना है। तभी पत्री सर कहते थे कि ऑल ऑफ अस आर मास्टर्स, लेकिन हम भूल गए। तभी सर कहते थे कि हमें गुरु नानक बनना है। क्यों कहते थे वो? क्योंकि हमारे सबके अंदर गुरु नानक है, बसते हैं, हमारे सबके अंदर ईश्वरत्व है, लेकिन उसको पाने के लिए हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा। और वो प्रयास जब शुरू हो जाए, जब जागो तभी सवेरा है। तो इसलिए हमें अपने को अटैच नहीं करना है इन सब थॉट से, जो कि फॉर रियल। Do 9 planets out of the billions in the universe really control your destiny? बड़ा इंटरेस्टिंग है। वाओ। तो इसके ऊपर जो है सर ने बोला है, इज इस एस्ट्रोलॉजी टॉपिक फॉर को रियल। इस टॉपिक को लेके बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे लोगों के मन में जी क्वेश्चंस हैं, तो जी, क्लैरिटी आ जाएगी। थर्सडे को। तो फिर मिलते हैं हम लोग थर्सडे को। अभी ध्यान करते हैं और और ध्यान से ओम स्वामी जी जी ने जो कुंडलिनी के ऊपर बोला है, मतलब बोला है, वो भी कभी पढ़ेंगे तो गजब मजा आ जाएगा। जो उन्होंने, वो तो बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया है। जो हम लोग ये कुंडली जागरण और उसकी बात करते हैं, उन्होंने एक किताब ही लिख दी है उसके ऊपर, बहुत सिंपल तरीके से। तो तो जी मैम। पत्री जी फ्लूट में लगा देती हूँ और अपना सभी लोग उसी के अकॉर्डिंग ध्यान में चले जाएंगे। और जिनको ध्यान से वापस आना होगा वो वापस आ जाएंगे, अपने आप लीव कर जाएंगे, क्योंकि सेशन आज इसमें फिर मैम ऋषिका सचान जी जुड़ी हैं, उनको मैंने बोला था। तो जी वो हमारे यहाँ फिर मेडिटेशन के लिए भी आएंगी पिरामिड में, यहीं आशियाना में ही रहती हैं। तो आज वो जुड़ी हैं हमसे। और तो मैंने उनको बोला था कि आज का सेशन अटेंड करने को। तो उनसे एक मिनट का हम कन्वर्सेशन कर लेते हैं कि उनको कैसा लगा आज का सेशन। जी ऋषिका जी, इफ यू आर देयर। या हेलो सर। जी काफी अच्छा लगा सर, मुझे काफी जी इंफॉर्मेटिव था। और मैं आगे भी सर कोशिश करूंगी कि मैं प्रेजेंट रहूं सारे सेशंस में। हाँ, तो अभी आप हमारे साथ ध्यान करिए और फिर यस अपने एक्सपीरियंस बताइएगा जैसा भी होगा नेक्स्ट श्योर उसमें। सर श्योर। जी जी, ओके। ओके मैम, वेलकम टू द ग्रुप। और अब हम लोग ध्यान के लिए रेडी होते हैं। या तो मैं एक बार ध्यान के पोजीशन बता देती हूँ, उसके बाद मैं म्यूजिक कनेक्ट कर दूंगी। स्थिर आसन स्थिति में आ जाएंगे। सिट कंफर्टेबली। जो भी आसन आपको आरामदायक लगे उस आसन में आप बैठ जाइए, बिल्कुल सहज स्थिति में। अगर चेयर पे बैठे हैं तो आप पैरों को क्रॉस कर लीजिए। जमीन पे हैं तो पैरों को आपस में जोड़ लीजिए। जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं बैठ सकते हैं। हाथों को क्रॉस कर लेंगे। कोशिश करेंगे अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। बिना किसी एक्स्ट्रा दबाव के आराम से स्पाइन को सीधा रखते हुए अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। बाहर की स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु से अपने आप को
भीतर की तरफ लेकर आएंगे अपनी श्वासों के द्वारा। अपनी श्वास से हम जुड़ जाएंगे और हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखेंगे। साक्षी भाव से कैसे श्वास भीतर की तरफ आ रही है और श्वास बाहर जा रही है। अपनी श्वास के साथ जुड़े रहेंगे। ना कोई सोच, ना विचार, सिर्फ और सिर्फ श्वास के साथ जुड़े। हर श्वास के साथ आपके भीतर असीम शांति प्रवेश कर रही और जाती हुई श्वास के द्वारा अपने भीतर के सारे तनाव बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं। पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, बिल्कुल शांत। शरीर का हर एक हिस्सा शांत हो रहा है। हर श्वास के साथ रिलैक्स होता जा रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स। अपनी श्वास के साथ हम जुड़े रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास को देखेंगे। हर श्वास के साथ गहरे ध्यान में उतरते जाएं।